नाज़रीन, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जिसके बरह रास्त जो लिंक है वो मिडिल ईस्ट के साथ है और उसकी जो जियो पॉलिटिक्स है उसके साथ है और जो इजराइल की सुपीरियरिटी है उसके साथ है। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जो क्लोजेस्ट एलाय हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया का सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर जो वो तश्कील दिया है, ये मुल्क अब अपनी बड़ी ही तेजी के साथ जो अपनी डिपेंडेंस है वो अमेरिका के ऊपर खत्म कर रहे हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें यूरोपियंस हैं, जिसमें जापान है, जिसमें साउथ कोरिया है। ये एक एक करके अपनी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका पर खत्म कर रहे हैं और अपनी आर्मीज, अपनी एयरफोर्स और अपनी ताकत जो उसको खुद खड़ा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अब यूरोपियंस को यह कहा है कि जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं उस तक यूरोपियंस को एक्सेस हासिल नहीं होगी। अब अगर कोई क्राइसिस आता है तो फिर इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर जो है वो यूरोपियंस के लिए जब इस्तेमाल करेगा, और यूरोप में किसी के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स नहीं है। त्यारे तो दिए हुए हैं अमेरिका ने, लेकिन बॉम्बर्स किसी को नहीं दिए हैं। सो यानी जैसे चाइना के पास हैं, जैसे रशिया के पास हैं, और ज़ाहिर है कि B-2 बॉम्बर जो अमेरिका के पास हैं, तो वो यूरोपियंस में तो किसी के पास भी नहीं है। तो अब अमेरिका उनको कह रहा है कि ये, और बाकी जो मिड एयर रीफ्यूलिंग होती है उसकी जो फैसिलिटी है, बाकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो अमेरिका उस तरह से फराहम नहीं कर सकेगा। तो यूरोप एक बिल्कुल पैनिक के अंदर है कि ऐसे होता है ना कि आपके सर से अचानक जब वो छत छीन ली गई है, तो ये उनके साथ जब वो हो रहा है। कनाडा अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, जापान अपनी मिलिटराइजेशन कर रहा है, यूरोपियंस अपनी कर रहे हैं। तो जब ये इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है तो उसके बरह रास्त असरात जो मिडिल ईस्ट के ऊपर होने हैं, और ज़ाहिर है अब उनको दुनिया को अलग अंदाज में डील करना है। अब कनाडा जो है वो एशिया का एक बड़ा एनर्जी सप्लायर भी बनना चाहता है, तो उसको बात करनी है यहाँ आकर इन मुल्कों से। और जो इसराइल की सुपीरियरिटी बेस करती थी कि पीछे कलेक्टिव वेस्ट है विद सेम कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन एनिमी, वो अब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना कॉमन इंटरेस्ट है ना अब कॉमन एनिमी है। तो इसलिए वो जो एक सारा पैटर्न जिसके तहत यह है कि इजराइल फ्रंट के ऊपर है, वो यहां पर जंगें छेड़ रहा है, वो चीज जब उस तरह से कोलैप्स हो रही है। ट्रंप जब इस वक्त तुर्की के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त पहुंचेंगे आज ही तुर्की के अंदर। तो ये दौरा बड़ा ही गैर मामूली होने जा रहा है। वहां से जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि ट्रंप फैसला ऑलमोस्ट कर चुके हैं तुर्की को F-35 जेट्स देने के हवाले से। अब ये F-35 जेट्स है वो ये मामूली मामला नहीं है। इसराइल इस वक्त पैनिक के अंदर है क्योंकि इजरायली आर्मी जो है वो पिट चुकी है बहुत बुरे तरीके से। सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हाथों उनके 90,000 फौजी जख्मी हुए हैं, हजारों मारे गए हैं। तो उसकी आर्मी का ये भुरकस निकल चुका है। उसके पास है एयरफोर्स जिसके जरिए वो दंदनाता फिरता है, लेबनान पर बमबारी करता है, शाम पर बमबारी करता है, लेकिन आगे से उसके जहाज़ों को कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि किसी के पास 5th जनरेशन जो जेट्स हैं वो किसी के पास नहीं है। अगर तुर्की के पास ये आ जाएंगे तो फिर इजराइल इस तरह से दंदनाता नहीं फिरेगा, ना ही बैरूत के अंदर, ना ही दमिश्क के अंदर। तो पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू दिया क्योंकि ट्रंप जब फॉक्स न्यूज देखता है, फिर इसने ट्रंप को जब वो डायरेक्ट इस वक्त कॉल की है और उसको कहा है कि जब वो टर्की को ये जेट्स जब ना दिए जाएं। जैसे नेतन्याहू जो है वो अमेरिका का सदर है और वो अमेरिका के सदर को बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी इसका मतलब अमेरिका का हुक्मरान तो फिर जब वो नेतन्याहू हुआ कि अमेरिका ये जो तुर्की को जेट्स की डील है या सऊदी अरेबिया को जेट्स की डील है, ये पेंटागन क्लियर कर चुका है, उस इजराइल रुकावट है। तो अमेरिका तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिबेट करके ये क्लियर कर चुका है कि ये उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि ये जेट्स दे दिए जाए। अच्छा, अगर इस वक्त अमेरिका इजरायली प्रेशर में आकर ये जेट्स नहीं देता तो अब ये वो दुनिया नहीं है कि इजराइल की एयर सुपीरियरिटी फिर भी बरकरार रहेगी। उसकी वजह यह है कि चाइना का जो राइज हो चुका है ये एक ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाकया है। ह्यूमन हिस्ट्री यहां से तब्दील होने जा रही है विद द राइज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के राइज के साथ जो है वो हर जगह पर रेवोल्यूशन आ चुका है। अब अगर अमेरिका नहीं देता तो हमने पहले भी कई बार बात की है कि चाइना अपने जहाज लेकर खड़ा है और देने के लिए। तो इन मुल्कों के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुर्की जब वो अपने जेट्स बना रहा है और वो बना लेंगे, तो अगर अमेरिका अब इसराइल के पीछे लगकर उधर यूरोपियंस के साथ उसका अपना फड्डा है, अब मिडिल ईस्ट के इत्तेहादियों को भी वो इसी तरह से छोड़ते चले जाएं तो उन्होंने अपने वेपन्स बेचने कहां पर हैं, और फिर चाइना के खिलाफ उनके साथ कौन खड़ा होगा। तो ये अब बदलती दुनिया के अंदर जो इंटरेस्ट हैं, जो अलाइन थे, वो अब उस तरह से अलाइन जब नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब खबर वहां से ये है कि ट्रंप ये देने जा रहे हैं, उसने फैसला कर दिया है। बट अगेन अगर वो नहीं भी देता तो भी अब ऑप्शन जब वो खुले, अब उस तरह से मिडिल ईस्ट को यह गमाल जब नहीं रखा जा सकता जैसे इन्होंने जब वो रखा हुआ था। दूसरी बात यह है कि मैक्रोन जब वो तुर्की जाने से पहले दमिश्क में रुके हैं, और जहां पर वो रुके हैं एक होटल के अंदर उसके करीब धमाके हो गए हैं। वहां पर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन जो सुने गए हैं, बट जो सीरियन हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगी। लेकिन ये देखिए कि मैक्रोन अगर आए हैं, और ये 2008 के बाद
पहला फ्रांस का सदर है जो सीरिया का दौरा कर रहा है 2008 के बाद। तो ये काफी गैर मामूली जो वो दौरा है। उधर रीजनल जो कंट्रीज हैं वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बायपास करते हुए कैसे जो ऑयल पाइपलाइंस है वो बनाई जा सकती हैं। तो अच्छी सोच है, बनानी चाहिए, हर किसी का अपना नेशनल इंटरेस्ट है और उसके मुताबिक उसको फैसले करने हैं। बट रीजन में एक बात सबको अंडरस्टैंड करनी है, और जो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो गलती पर होगा, वो ये है कि रीजन की सिक्योरिटी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी है। यहां अगर कोई मुल्क ये समझता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को अलग से कर लेगा, चाहे रीजन में जो मर्जी उद्धा मचा रहे, तो ये उसकी सबसे बड़ी खामख्याली है। तुर्की बार बार इसी बात को बयान कर रहा है। जो तुर्की का मेरा ख्याल है इस वक्त का सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी बेल्ट है वो अंकारा से बेरूत, बेरूत से गजा, गजा से दमिश्क और दमिश्क से तेहरान, ये हमारी सिक्योरिटी बेल्ट है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कुछ भी हो रहा होगा तो हम ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ हो रहा है। तो यह है कलेक्टिव सिक्योरिटी कि भाई रीजन में उधम मचा हुआ है, रीजन में एक जेनोसाइड हो रही है, रीजन में एक बदमाश रियासत जो है वो दंदनाती फिर रही है, एक डॉग जो है वो पागल हो चुका है, और आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। भाई आपके दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा। सो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो पाइपलाइन बनाएं, अच्छी बात है, बट ये है कि जब मिसाइल बरस रहे होते हैं तो ये पाइपलाइंस महफूज नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जर्मनी और रशिया की पाइपलाइन थी, यूक्रेन ने एक धमाके से उसको उड़ा दिया, वो पाइपलाइन जब नकारा हो गई। तो ये पाइपलाइन जो हैं जब एक रीजनल वॉर छिड़ी होगी तो उसमें कितनी महफूज हैं। आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर, सालों लगाकर एक पाइपलाइन बनाएंगे और वो सिर्फ एक धमाके से जब वो फायर कर दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे जब वो स्पाइलर्स भी दरमियान होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कितने दरमियान में होते रहे, तो वो इजराइल ही उड़ाकर जब उसका इल्जाम ईरान पर और रेजिस्टेंस के ऊपर डाल सकता है। तो ये चीज जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि रीजन के जो मसाइल हैं, जिसमें सबसे अवलीन मसला जो फलस्तीन का मसला है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बायपास करने से कोई मसला हल नहीं होगा। असल जो मसाइल हैं उनको हल करने की जरूरत है। जो रीजन में सबसे बड़ी जंग फलस्तीन की जंग जब वो जारी है कई दहाइयों से, जिसमें से बाकी जंगें फूटती रहती हैं, इसका कोई हल निकालने की जरूरत है। अब जनाब अली जरा जो सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल हो रहा है, जो फाइनेंशियल टाइम है इसने भी आज लिखा कि खामनाई का जो फ्यूनरल है ये लार्जेस्ट इन द रिसेंट हिस्ट्री है, ये इंसानी तारीख का लार्जेस्ट। फाइनेंशियल टाइम ने ये कहा है कि 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है, यानी 1.5 करोड़ लोग। अप टू 15 मिलियन को फाइनेंशियल टाइम कंफर्म कर रहा है और ईरान का मीडिया इसको 20 मिलियन जब बता रहा है। तो 15 मिलियन से ज्यादा तो फाइनेंशियल टाइम ने कंफर्म कर दिया ना, तो ईरानी मीडिया इसको 20 मिलियन जब बता रहा है। तो जो कौम का सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पर फ्यूनरल को ले जाया गया और मिलियंस ऑफ पीपल वहां पहुंचे। यानी एक एक शहर के अंदर फ्यूनरल जा रहा है और वहां पर मिलियंस ऑफ पीपल जब वो शरीक हो रहे हैं। बड़े ही गैर मामूली मनाजिर। और देखिए ये फ्यूनरल इस हवाले से भी बहुत ज्यादा नाज़रीन इंपॉर्टेंट है कि जब अगली जंग होनी है तो अमेरिका कौन से नैरेटिव के साथ आएगा। क्या इस नैरेटिव के साथ आएगा कि हम ईरानी कौम को आजाद करवाने के लिए आ रहे हैं? क्या इस नैरेटिव के साथ आएंगे कि ये जो गवर्नमेंट वहां पर है ये तो बड़ी जालिम है और लोग बड़े गुस्से में हैं, लोग तो इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते? ये फ्यूनरल जो है ये हर एक चीज का जवाब है। 40 साल का प्रोपेगेंडा और उसका जवाब एक फ्यूनरल। हुकूमत जालिम है, लोग नफरत करते हैं, लोग बस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ हमारे सरों के ऊपर बम गिराओ। और ट्रंप का लिटरली ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि इरानियंस लाइक बमिंग, ये लिटरली उसका जो बयान है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि आओ हमारे सरों पर बम गिराओ और हमें आजाद करवाओ। तो ये एक फ्यूनरल जब उस 40 साल प्रोपेगेंडे का बयान है जिसमें ईरान को 100% रॉन्ग अंदाज के अंदर जब वो प्रोजेक्ट किया गया, उसके इमेज को जब वो बिल्कुल एक रॉन्ग अंदाज के अंदर प्रोजेक्ट किया गया। एक ग्रेट सिविलाइजेशन है ईरान, इतने अजीम उसके लोग हैं और ईरानी सिविलाइजेशन का बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो बहरहाल एज अ सिविलाइजेशन वो बहुत सारे हमलावरों से लड़े हैं और इस वक्त भी जो वो लड़ रहे हैं। और यानी अगली जंग में क्या बयानिए, कौन से बयानिए के साथ आएंगे? न्यूक्लियर, वो तो कहते हैं हमने तबाह कर दिया। कौम को आजादी देने आए, जमहूरियत लेकर आने आए, वो तो कौम ने बता दिया कि कौम किसके साथ खड़ी और किसके साथ नहीं खड़ी। जिस शख्स को अमेरिका ने और इजराइल ने असैसिनेट किया है वो उसके लिए करोड़ों लोग निकले हुए हैं। क्या इन हमलावरों में से किसी हुक्मरान के लिए इसमें 15% भी लोग निकल सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंशियल टाइम का लिखना ये बहुत गैर मामूली है। यही तो वो मीडिया है जिसने दहाइयों प्रोपेगेंडा किया। ये शख्स जो है ये बड़ा आइसोलेटेड है, ये इसने तो टेरर, इसकी टेरर रिजीम है। इसी सुप्रीम लीडर के बारे में जब आज फाइनेंशियल टाइम लिख रहा है कि जिसके लिए 15 मिलियन लोग आए हैं, इसके बारे में कहा जाता है ये तो टेरर रिजीम है, इसने तो दहशत के जरिए अपना इक्तदार जब वो कायम रखा हुआ है। तो ये अपने मुंह के ऊपर खुद थप्पड़ मार रहे हैं, ये हेडलाइंस लगाकर ये अपने मुंह के ऊपर खुद थप्पड़ मार रहे हैं कि हम झूठ बोलते रहे, ठीक है ना।
तो जनाब अली, जो ट्रंप ने धमकी लगाई है ताज़ा तरीन, मैं इनके पावर स्टेशन उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसके ऊपर ईरान के जवाब आ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है ऑनर यूर सिग्नेचर, अपने दस्तखत ही की कोई लाज रख लो, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस पर तुमने खुद दस्तखत किए हैं उसका ही कोई मान रख लो कि चलो मेरे ही साइन है इस बात पर कि ये चीजें हमने तय की। फॉरेन मिनिस्टर टेल्स ट्रंप एज थ्रेटन्स टारगेट ईरान, उन्होंने कहा कि कोई फाइनल डील जब वो नहीं होगी अगर धमकियां इसी तरह से जब वो जारी रही। ईरान के जो कमांडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप के ये जो धमकियां ना, ये बिल्कुल खाली धमकियां हैं और वो अपनी ऑडियंस को सिर्फ बताने के लिए ये उसकी धमकियां जब आती रहती हैं, और अगर ट्रंप जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता होता तो फिर ये पीछे ना हटता और एमओयू साइन कभी भी ना करता, अगर इसको ये लगता किसी भी तौर पर कि कोई ये कामयाबी हासिल कर सकता है। 40 दिन की फुल स्केल बमबारी, फिर आगे 60-70 दिन की एक आप कह लें कि और कॉम्प्लेक्स किस्म की जंग है जिसमें हमले भी हो रहे हैं वक्तन फवक्तन, जिसमें ब्लॉकेट भी है, जिसमें प्रेशर भी है, ठीक है ना, जिसमें फिर डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज भी हैं। तो वो एक मुकम्मल 60 दिन का बाद में अरसा है, 60 से 70 दिन का, जो काइनेटिक फेज खत्म होने के बाद का है, ब्लॉकेड ये कर वो कर। और वो किस लिए था कि जंग हो गई, उसके बाद ईरान की इकॉनमी बहुत तबाह हो चुकी है और ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो वो 2 महीने से ज्यादा का ब्लॉकेड लगाकर फिर भी कुछ अचीव नहीं हुआ। सो यूनाइटेड स्टेट वाज अनएबल कि वो फोर्सफुली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करवाए। अगर वो ओपन करवा सकते होते तो एमओयू कभी साइन ना करते। तो ये ईरानी कमांडर्स का ट्रंप को जवाब है। उधर जनाब अली जर्मनी, जो कि गाजा में इसने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इजराइल को असलहा दिया है। जर्मनी के लोग तो फलस्तीन के लिए निकले, लेकिन जर्मनी की वहां पर जो रजीम बैठी हुई है, अच्छा, जर्मनी की गवर्नमेंट कह रही है कि ईरान शुड पे फॉर माइन क्लियरेंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ईरान पे करेगा माइन क्लियर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में। अच्छा, जर्मनी ये नहीं कहता कि गजा में जो इजराइल ने डिस्ट्रक्शन मचाई है उसके पैसे इजराइल देगा। लेबनान और शाम और ईरान में जो इजराइल ने तबाही मचाई है उसकी पेमेंट भी इजराइल करेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की पेमेंट जब ईरान करेगा। ठीक है, ये तो गजा की। उसके बाद फिर ईरान का जवाब आया ना, उन्होंने कहा शेमफुल, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री फायर्स बैक एट जर्मनी ओवर हॉर्मस रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि ये पहले तो खुद बताया ना कि ये तो उल्टा हमारे खिलाफ जंग के अंदर शरीक थे, तो इनको कंपेंसेशन देने चाहिए हमें कि ये हमारे खिलाफ जहरियत का जब हिस्सा बने, और अब उस चीज से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की जब बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ईरान का सख्त तरीन रद्दमल जब वो जर्मनी को आया। अच्छा, अमेरिका के साथ बहुत बुरी हुई फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर। हमने कल आपको स्टोरी सुनाई और ज़ाहिर जो फुटबॉल देख रहे हैं उनको पता ही है, जो अमेरिकन वन ऑफ द प्लेयर जो है उसको रेड कार्ड दिया गया तो उसके ऊपर बैन लग गया। फिर ट्रंप ने जाती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, यानी बतौर अमेरिकी सदर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए वो रेड कार्ड वापस लिया। बेल्जियम का इस पर बड़ा सख्त रद्दमल आया। उन्होंने कहा आपने सारी रेड लाइन्स जो वो क्रॉस कर दी हैं और सियासत को जो है वो खेल में नहीं घसीटना चाहिए। अमेरिका को इतनी बड़ी शिकस्त हुई कि जितनी किसी टीम को राउंड 16 के अंदर नहीं हुई। 4-1 से अमेरिका को शिकस्त हो गई। बेल्जियम ने 4 गोल किया, अमेरिका ने 1 किया। तो वो उधर बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई कि पहले इतना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और 4-1 से शिकस्त खा रहे। ये अमेरिका की टीम इतनी कमजोर नहीं थी, बल्कि अमेरिका की टीम वन ऑफ द टॉप टीम है और वो जीत भी सकती थी, बट वो पता नहीं क्या हुआ कि वो 4-1 से उनको जब शिकस्त हुई तो वो और बड़ी ह्यूमिलिएशन हो रही है कि इतना कुछ करके तो 4-1 से जब शिकस्त खा गए। तो जनाब अली मैक्रोन पहुंचे और सीरीज ऑफ डिवाइसेस उनके होटल के करीब जब एक्सप्लोड हुई हैं दमिश्क के अंदर, तो ये काफ़ी घिनौनी साजिश है जिसने भी की है। बट सीरिया के हुकाम के मुताबिक मुलाकातें होंगी और अभी अलशरा के साथ उनकी मुलाकात जब वो हो भी गई है और बाकी मुलाकातें भी इसी तरह से जब होंगी। आज ही मेरे ख्याल से वो दमिश्क से जब रवाना हो जाएंगे टर्की के लिए अभी कुछ देर के अंदर। तो ये बड़ा गैर मामूली है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें ना। सीरिया के इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क और यूरोप ने नुकसान उठाया है शाम को तबाह करके, लीबिया को बर्बाद करके यूरोप ने नुकसान उठाया। यही शाम से 3 मिलियन मुहाजिरीन जो है वो जर्मनी गए और फिर बाकी यूरोप के अंदर गए। और ममर कजाफी ने फ्रांस के सदर को कहा था कि इफ आई फॉल तो फिर यहां से रेफ्यूजीज का जो फ्लड है वो आएगा और उसके लिए फिर यूरोप तैयार हो जाए, और फिर वही हुआ। तो जनाब अली अब ट्रंप साहब आ रहे हैं, तो एक खबर में अल अरेबिया जो कि सऊदी अरेबिया का मीडिया और दूसरी न्यूयॉर्क टाइम F-35 के हवाले से बड़ी ये इंटरेस्टिंग दोनों रिपोर्ट्स हैं। अल अरेबिया यानी सऊदी अरब का मीडिया ये लिख रहा है, पहले तो उन्होंने ट्रंप के बयान को कोट किया। ट्रंप ने वहां पर रवाना होने से पहले ये कहा कि मैं ये जो ट्रिप कर रहा हूं ये सिर्फ उर्दगान के लिए कर रहा हूं। इसमें नेटो के लिए फिर ह्यूमिलिएशन कि मैं नेटो के इजलास पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ये इजलास तुर्की में हो रहा है तो मैं सिर्फ उर्दगान की वजह से आ रहा हूं। ये एक रिमार्क उन्होंने एक बार फिर दोहराए,
जो कि इसराइल के लिए भी बड़ी परेशानी है कि उर्दुगान को इतनी ज्यादा लेवरेज जब दी जा रही है, क्योंकि उर्दुगान तो रोज फलस्तीन की बात करते हैं, तो ट्रंप उनको और ज्यादा जब लेवरेज दे रहे हैं और ज्यादा उनकी जब तारीफ कर रहे हैं कि वो नेटो से भी बाला तर रहे हैं, वो एक शख्स की वजह से मैं आ रहा हूं, नेटो की वजह से नहीं आ रहा हूं। ये बहुत बड़ा बयान है, पहले भी उन्होंने दिया, आज फिर उन्होंने दिया। और ट्रंप ने कहा कि मैं एक तोहफा उर्दुगान के लिए लेकर आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा तोहफा लेकर आ रहा हूं जो उर्दुगान को हैप्पी कर देगा। तो उन्होंने जब F-35 का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा कि मैं एक तोहफा जो लेकर आ रहा हूं। और इसके अलावा यूएस ऑफिशियल्स ने कहा, अब ये अल अरेबिया यूएस ऑफिशियल्स को कोट कर रहा है कि ट्रंप इज रेडी टू सेल F-35 जेट्स टू अंकारा। अच्छा, F-35 पर पाबंदी किसने लगाई है? ये भी तो इंटरेस्टिंग सवाल है ना। टर्की ने पैसे पे किए हमें, लेकिन टर्की को जेट्स नहीं मिले। सवाल यह है कि दिए किसने? नहीं, ट्रंप ने। ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर में जो 2-3 बड़े काम किए, एक ये था कि न्यूक्लियर डील से वो निकला, दूसरा ये था कि यरूशलेम के अंदर एम्बेसी खोली, तीसरा ये था कि गोलान हाइट्स को इजराइल का हिस्सा माना, और चौथा ये था कि टर्की को जेट्स देने से बैन कर दिया। तो ये ज़ाहिर है सारे इजराइल के कहने के ऊपर उसने काम किए, वगरना गोलान हाइट्स को तो अमेरिकी किसी सदर ने लीगलाइज नहीं किया और ना यरूशलेम के अंदर एम्बेसी खोली। तो ये प्योरली ज़ायनिस्ट एजेंडा के ऊपर उसने ये 4 काम किए। अब वही ट्रंप न्यूक्लियर डील कर रहा, वही ट्रंप टर्की को जेट्स देने के लिए खुद भागा भागा आ रहा है। मैं तो आज सिर्फ उर्दुगान के लिए रहा हूं। आप जरा सोचे ना, जिसने खुद बैन किया है वो आज क्यों देने के लिए आ रहा है? तो सोचिए, ये वो दुनिया की जब वो बदलती हुई रियलिटी है। उधर अभी अल अरेबिया की रिपोर्ट में नेतन्याहू का फॉक्स न्यूज का इंटरव्यू, जिसमें उसने कहा कि जेट्स ना दिए जाएं, और फिर उसने कॉल की है कि बैलेंस ऑफ पावर मिडिल ईस्ट के अंदर बदल जाएगा और इजरायली जो एयर सुपीरियरिटी है वो खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू के बयान को अल अरेबिया, सऊदी अरब का मीडिया कोट कर रहा है। और ट्रंप कंसिडर रिटर्निंग टर्की टू F-35 प्रोग्राम आफ्टर ईयर्स लॉन्ग बैन। और फिर न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम की अपनी रिपोर्ट है कि सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ट्रंप इंतजामिया के, उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल इरादा रखता है कि उर्दुगान को F-35 तैयारी जब दे दिए जाए। तो नेतन्याहू कह रहा है कि इससे हमारी एयर सुपीरियरिटी खत्म हो जाएगी। तो तुर्की कह रहा है कि बेरूत और दमिश्क जो हैं ये हमारा सिक्योरिटी बेल्ट है। यानी बेरूत, देखिए ना, अगर इस वक्त तुर्की के पास F-16 है तो F-35 के मुकाबले में वो F-16 तो नहीं भेज सकते, लेकिन F-35 के मुकाबले में F-35 तो भेज सकते हैं। तो फिर ये बेरूत और दमिश्क पर बमबारी इतना आसान नहीं रहेगी, समझ रहे हैं? और ये जो इजराइल जाकर तेहरान पर हमले कर रहा ना, इसमें भी बहुत बड़ी डिसरप्शन आएगी। तुर्की कहता है कि भाई सीरिया की एयर स्पेस जो है वो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे।